वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, जो हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारतीय इतिहास और जो इसका प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे बेसिकली कैसे इसको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है। मैं आपकी पूरी हिस्ट्री जो भी है एक या दो दिन में पूरी हिस्ट्री खत्म कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ। तो इसको हम पढ़ रहे हैं और देखेंगे किस तरीके से हमें सीखना है, किस तरीके। तो मैंने आपको पुरानी जो वीडियो वो भी अपलोड कर दिए हैं, नए वीडियो वो भी अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट करना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारा है प्राचीन इतिहास। तो इसको सबसे पहले देखते हैं इसमें होगा क्या बेसिकली। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले प्राचीन इतिहास है, एक हड़प्पा सभ्यता शुरू हुआ था। अब ये हड़प्पा सभ्यता थी क्या, बलूचिस्तान था क्या, यूपी क्या था, मेरठ क्या था, इसमें क्या मिला था, कौन माउंट गोबी जिला कौन सा था। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें बेसिकली सीखेंगे किस तरीके से क्या था। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हड़प्पा सभ्यता या हिंदू घाटी सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि अभी क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो अवशेष मिले थे वो मिले थे हड़प्पा नामक स्थान, यानी कि जो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नामक जो इसका नाम इसका हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला गया। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्योंकि इसके जो अवशेष मिले थे वो किसके मिले थे, वो मिले थे हड़प्पा के। तो आपको उसको ध्यान देना है, जो इसके अवशेष मिले वो किसके मिले थे, अवशेष हड़प्पा के अवशेष मिले। और तथा इसके आरंभिक स्थलों में अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि जो इसके स्थल हैं वो कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के स्थित हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो मेन पॉइंट है उनको मैं सर्किल बनाते हुए जा रहा हूँ, तो आप इन मेन पॉइंटों को नोट करते जाएं। बेसिकली जो मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसको एक बार में देखकर समझ जाएं। अगर प्रॉपर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, जो भी है मैं आपको इंट्रोडक्शन पूरा चैप्टर है बस आपको पूरा लेंथी बताता जाऊँ, खींचता जाऊँ और आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वीडियो देखते रहोगे, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल होंगी। तो आपको क्या करना है, इन पॉइंटों को नोट भी करना है, समझ के करना है। क्योंकि अगर थ्योरी नहीं लिखी होगी, ये हमारा मैथ नहीं है जो हमें इसको समझना है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि किस तरीके से हमको ये चैप्टर से हड़प्पा सिविलाइजेशन किस तरीके से बताया गया, किस तरीके से सिखाया गया। तो हमें बस मेरे साथ बने रहिए, पूरा चैप्टर है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी आपके सिर्फ कोई भी आपका सिलेबस है वो छूटेगा नहीं। तो मैंने बता के एक आपको ध्यान रखना, दो पॉइंट मैंने बताया इसका नाम क्यों रखा गया। एक तो हड़प्पा के लिए रखा गया और दूसरा सिंधु नदी। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है। अब ये क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो अवधि इसकी दे रखी है वो 2500 लेके 1750 ईस्वी तक आपको इसको ध्यान रखना है। जो इसकी मेन डेट है वो है 2500 से लेकर 1750। बहुत एग्जामों में पूछी जाती है, सीटेट में तो बहुत बार पूछी जा चुकी है कि जो इसकी एग्जाम की डेट है वो कौन सी है, वो है 2500 से लेकर 1700 तक। आपको ध्यान रखना है जो इसकी डेट है वो 2500 से लेकर और 1700 तक इसकी डेट है, आपको उसको भूलना नहीं, बेसिकली कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखना है। और नेक्स्ट आते हैं सर्वप्रथम 1921 में राजा बहादुर शाहनी ने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी। यानी कि सन 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने इसकी क्या करी थी, डिस्कवरी यानी कि खोज करी थी किसकी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका विस्तार जो है वो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और जम्मू यूपी तक जो इसका स्थान था। यानी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो कहाँ तक थी, एक तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान और जम्मू से लेकर यूपी तक। और जो इसकी नदियां थी उसको ध्यान रखेंगे। उत्तर में क्या था इसका, उत्तर में जम्मू आपको पता ही है। और बाकी इसको हम पहुंच जाएगा पश्चिम में, तो पश्चिम में हम क्या, मकरान यानी कि उसको बोलते हैं बलूचिस्तान। नेक्स्ट आ गया हमारा जो पहुंच गया पूरब में, तो पूरब में क्या आ गया हमारा, मेरठ या यूपी। और नॉर्थ इसमें पहुंच गया साउथ में, तो साउथ में हमारी आ गई नर्मदा रिवर। इस स्ट्रक्चर को आपको बहुत अच्छे से समझना है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। इसमें क्या, मकरान यानी कि बलूचिस्तान, बलूचिस्तान मैंने यहाँ लिख रखा होगा, देखो ये लिखा होगा बलूचिस्तान। तो आपको इसको ध्यान रखना है, जो हमारा ये बलूचिस्तान है, इस मेन पॉइंट को आप नोट कर लें क्योंकि मैं पूरा आपका कवर करवा दूंगा। तो आप इन पॉइंटों को मेरे साथ नोट कर लें, फिर मैं बढ़ूँ फटाफट आगे। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ क्योंकि बेसिकली आप जब तक पॉइंट को नोट नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो इस पॉइंटों को नोट कर लें, फिर मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट आगे वीडियो को। उनको नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट आते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, क्योंकि मैं अभी ये
ये लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट बोलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं फेस टू फेस पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ी आवाज सुनो देगी, इसलिए 1-2 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। माइक जब होगा उसके बाद में मैं माइक लगा के आपको फेस टू फेस लिखवा के पढ़ाऊंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। तब तक आप इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ चैप्टर आपका पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको उसको ध्यान रखना है। ये जो है हमारा मोंटगोमरी जिला है, ये पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें जो विशाल स्नानागार था, जिसकी विशाल स्नानागार की 11.88 मीटर लंबा था, यानी जो इसका विशाल स्नानागार था वो था 11.88 मीटर लंबा, और इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 7.01, चौड़ाई इसकी 7.01 और जो गहरा था 2.43। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो सेंट्रल पिरामिड था वो उसमें उद्यम कृषि होती थी, जो इसका जीवन था उसमें बेसिकली एग्रीकल्चर हुआ करता था, और नगरों में क्या था, अनाज के भंडार थे और पशुपालन और वस्त्र निर्माण कला थी, यानी कि नगरों में अनाज भंडार थे और वस्तु निर्माण कला भी थी, आपको इसको ध्यान रखना है। पशुपालन भी हुआ करता था। प्रथम कपास खेती, यानी कि जो प्रथम कपास की थी वो क्या थी, खेती, यानी कि जो पहली प्रथम कपास हुई थी, खेती हुई थी, तो किसकी हुई थी, कॉटन यानी कि कपास की हुई थी। और इसी में वस्तुएं जो थी पश्चिमी एशिया तथा मिस्र एशिया से रिलेटेड थी, मतलब जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो पश्चिमी एशिया और मिस्र से बनाई जाती थी। जो इसमें नर्तकी थी मोहनजोदारो की, वो थी एक कांस्य प्रतिमा, जो यानी कि इसको हम कह सकते हैं जो एक स्ट्रक्चर, यानी कि जो मूर्ति थी, स्टैचू, वो थी कांस्य प्रतिमा, वो थी मोहनजोदारो की नर्तकी। और इसका जो प्रमुख खेल था वो क्या था, पासा। आपको ध्यान रखना है जो इसका प्रमुख खेल था वो था पासा। नेक्स्ट हमारा इसमें जो 4 जो शिल्पकलाएं होती थी, यानी कि जो इसमें 4 हमारे विद्वान थे, इसमें प्रमुख मेन लीडर कौन कौन से थे, तो वो थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकारी। जो मेन इसमें परफॉर्मर थे वो थे विद्वान, शिल्पकार, योद्धा और नेक्स्ट हमारा विद्वान, शिल्पकार और व्यापारी। तो उसको आपको ध्यान रखना है, तो विद्वान होगा, योद्धा हो गया, व्यापारी और शिल्पकला और शिल्पकार, इसको भी आपको ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिंधु सभ्यता की लिपि। तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है, इसको हम पढ़ नहीं सकते। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है इसको पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इसमें 400 अक्षर और 600 चित्र हैं, और ये इसकी जो 1000 साल विद्यमान हो चुकी है, यानी 1000 साल विद्यमान, यानी कि 1000 साल पुरानी हो चुकी, विद्यमान रह चुकी स्थित है। नेक्स्ट हमारा अब याद है हड़प्पा कौन कौन से जिले से संबंधित है, इनकी जो जिले हैं वो किस किस जिले से कौन कौन से रिलेटेड हैं, तो इनको हमें देखना है। जो हमारा हड़प्पा था वो मोंटगोमरी जिला जो था पाकिस्तान में, तो उससे रिलेटेड है, यानी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो कहाँ थी, वो थी हमारी मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा मोहनजोदारो है पाकिस्तान में, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान, शुद्ध गोमूत्र ये बलूचिस्तान पाकिस्तान ये भी है, चनउद्रो सिंध पाकिस्तान ये भी है, रंगपुर यानी कि अहमदाबाद ये भी है, रंगपुर में आपको ध्यान रखना है, रंगपुर यानी कि ये अहमदाबाद, रोपड़ यानी कि पंजाब, रोपड़ यानी कि पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, यानी कालीबंगा जो है वो कहाँ है, राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है लोथल, अहमदाबाद और आलमगीर, ये है मेरठ, यानी कि लोथल, अहमदाबाद और लास्ट है आलमगीरपुर, वो है हमारा मेरठ। तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लेना बेसिकली, क्योंकि भूलना नहीं है। नेक्स्ट है बनावाली, यानी बनवाली जो थी वो थी हरियाणा, धौलावीरा गुजरात यानी कि कच्छ, सुरकोटका यानी कि ये भी कहाँ है, गुजरात में, यानी सुरकोटका ये भी हमारा कच्छ में। तो आपको इसको याद कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक ट्रिक तो कैसे करनी है। तो आप देखो सबसे पहले लिखा हुआ हड़प्पा, तो हड़प्पा को आप कैसे याद करोगे, तो उसमें ध्यान देना, यानी हड़प्पा तो आपको पता है पाकिस्तान, ये तो है मोंटगोमरी जिला, आपको याद हो जाएगा, एक याद करने की कोई दिक्कत नहीं। मोहनजोदारो पाकिस्तान ये भी आप कर लोगे, 2 यानी कि हड़प्पा मोहनजोदारो दोनों कहाँ है, पाकिस्तान में, ये भी याद हो गया। सुल्तान पाकिस्तान ये भी याद हो गया। चनउद्रो सिंध प्रांत में ये भी याद हो गया आपको। रंगपुर यानी अहमदाबाद, यानी जो रंग होता है वो क्या होता है अपने आप में अहम, तो उसके लिए ट्रिक हो गई, जो रंग होगा वो अपने आप में क्या होता है, कलर अहम होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद, रोपड़ यानी कि जो रोपड़ यानी पंजाब में कोई थप्पड़ मारता तो हम क्या रोने लगते हैं, तो आपको ध्यान रखना रोपड़ यानी कि पंजाब, यानी खेती होती है वहां बहुत ज्यादा गेहूं की रो की, तो रोपड़ यानी कि पंजाब में गए वहां थप्पड़ पड़ा तो रोने लगे, तो क्या हो गया रोपड़ से पंजाब। नेक्स्ट आ गया कालीबंगा यानी कि राजस्थान, यानी कि
जो काली है वो क्या करती, सब पे राज करती। तो आपको उसको ध्यान रखना, काली हमेशा सब पे क्या करती है, राज करती है। तो लो धल यानी कि इसको ध्यान रखना आपको, अहमदाबाद यानी कि अहमदाबाद यानी लो, बोले लो ये अहम है अपने आप में, बोले ये क्या, बोले लो यानी कि जो कह सकते हैं, बोले अहम मतलब अहंकार, बोले लो ये तो अपने आप में अहम है, जैसे कहते हैं ना, बोले लो ये तो अपने आप में अहंकारी है। महत्वाकांक्षी चाहिए आलमगीरपुर, यह है मेरठ यानी आलम, बोले मेरठ, बोले आलम कहाँ रहता है, बोले मेरठ में रहता है। तो उसको आप ध्यान रखना है, बोले आलम जो आलम नाम है किसी लड़के का नाम है, तो आपको ध्यान रखना, बोले आलम कहाँ रहता है, बोले वो मेरठ में रहता है, तो आप उसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बनावली, तो ये बनावली कहाँ है, ये हरियाणा। नेक्स्ट है और इसको ध्यान रखना, बोले वन बहुत ज्यादा, बोले कहाँ, बोले आम बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना, बोले बनावली, बोले बहुत ज्यादा वहां बना के लोग सॉन्ग डालते हैं, तो वहां बनावली, तो हरियाणा। बोले बहुत सॉन्ग पढ़ते हैं वहां बनावली, बोले बना के, बोले रीमेक्स बना के डालते, हरियाणा। धौलावीरा यानी धौलावीरा गुजरात, तो आपको ध्यान रखना, धौलावीरा होगा वो कहाँ है, गुजरात, उसको भी यानी ध्यान रखना। धौल से बोले धो के गुजर गए, यानी बोले वो आए थे और धो के गुजर गए, यानी बोले कपड़े धोते थे और धो के ही गुजर गए। नेक्स्ट है सुरकोटडा, तो सुरकोट का गुजरात, इसको भी आपको ध्यान रखना है, यानी जो शुरू होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हमारे गुजरात के। उन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, बाकी मैं आता हूँ नेक्स्ट पे, तो और पॉइंटों को नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, उसको हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा होगा, तो इसको भी आप देख लीजिए। वैदिक इतिहास का इसके बाद में शुरू हो जाएगा महात्मा बुद्ध, तो इसको भी देख लेते हैं। तो वैदिक इतिहास जो हमारा सबसे पहले शुरू होता है, तो वो होता है 1500 ईस्वी से, इसको आपको ध्यान देना है। जो वैदिक इतिहास हमारा शुरू होगा वो कब होगा, 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईसा तक, यानी कि 1500 पूर्व ईसा, यानी कि 600 ईसा तक। ग्रामीण विकास में होता था, तो ग्रामीण विकास में जो है इंक्लूड है, तो वो है 1500 से लेकर 1000 ईसा तक, और 1000 ईसा से लेकर 6000 ऋग वैदिक काल तक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा परिवार जो ग्रह होता था, इसमें सबसे छोटी इकाई होती थी, यानी परिवार ग्रह को सबसे छोटी इकाई माना गया है, यानी परिवार की जो सबसे छोटी इकाई है उसको परिवार ग्रह माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम कुलपति प्रधान, इसको क्या कहते हैं, प्रधान या बृहस्पति, यानी जो प्रधान कुलपति होता था वहां का, तो उसको हम क्या कहते थे, प्रधान या बृहस्पति। नेक्स्ट पॉइंट है अनेक प्रकार के जो परिवार, इसमें अनेक प्रकार के परिवार ग्राम होते थे, तो सबसे छोटी प्रशासन इकाई को क्या कहते थे, ग्राम। और शासन की जो बड़ी इकाई होती थी उसको बोलते थे हम शासन या राजन। जो इसको ध्यान रखना, क्योंकि मैं पूरा आपका मैराथन कराऊंगा, पूरा सब कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, इसलिए मेरी आदत है थोड़ा फास्ट बोलने की। पता चले मैं इतना ही आपको लिखाऊं और 1-2 घंटे का वीडियो हो जाए, उसमें आप कुछ नहीं समझ पाओ तो कोई फायदा नहीं है कि 1 घंटे का मैं वीडियो बना डालूं और इसमें आपको आराम से बताऊं कि महात्मा बुद्ध और ये सब, तो क्या कोई फायदा नहीं होगा। मैं वो चीज दे रहा हूँ आपको जो 1 घंटे में आपको सब कुछ मिल जाए, वो चीज आपको मिलेगी 1 घंटे में सब कुछ। इसके बाद में यहाँ तक पहुंच के शासन का प्रधान राजन, तो वो किसको कहा जाता था, यानी कि जो वहां का शासनिक प्रशासनिक आचार्य होता था उसको कहा जाता था प्रधान राजन। ग्रामीण जो गांव का वहां होता था उसको मुखिया कहा जाता, आपको पता ही है। नेक्स्ट है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वहां के जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वहां की जाति होती उनको माना जाता था। नेक्स्ट है वैदिक काल में जो देवता होते थे अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, शुक्ति, ऋतु एवं रुद्र आदि, ये वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। आप मेरे साथ कॉपी पे पेन पे नोट करते हो चले। लोहे का सबसे पहले इसमें प्रयोग हुआ था, वैदिक काल में लोहे का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। सेनानी सेना यानी सेनानी इसमें बनी थी वैदिक काल में, और प्रधान पदाधिकारी भी हुए थे किसमें, वैदिक काल सभ्यता में। संग्रह राज्य के कोषा को क्या कहा जाता, कोषाध्यक्ष, यानी संग्रह जो वहां के डिपार्टमेंट संभालता था वहां पे उसको कोषागार को कहा जाता, कोषाध्यक्ष। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दूषण का मृदवान और विशेष प्रकार के बर्तन, ये इंक्लूड है इसमें मृदवान में, और जो दूषण थे विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध को अब बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हमारा वो अब शुरू होता है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ी थी, अभी ये सबसे पहले हम जो हमारी स्टार्ट कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं इसको। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या हुआ, जो महात्मा बुद्ध का जब बौद्ध का जन्म हुआ वो 563 नेपाल के लुम्बिनी, यानी जो नेपाल में है कपिलवस्तु, वो
लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इसके ये कौन थे? ये क्षत्रिय थे। कौन थे महात्मा बुद्ध? वो आपको ध्यान रखना, क्षत्रिय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शुद्धोधन, इनके पिता और महामायन की क्या थी? माता, यानी शुद्धोधन इनके पिता और महामायन की माता थी। 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में इनको क्या हुआ गया? यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे उर्वेला नामक स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उर्वेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और ये कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा। और प्रथम उपदेश ने दिया था, वो दिया था सारनाथ में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश किसने दिया, तो वो दिया था, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने। और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ध्यान रखना है आपको। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? ध्यान हो गया, यानी कि 80 वर्ष के लिए इनका ध्यान हो गया था जब 80 वर्ष हुए। और मृत्यु कहाँ हुई? वो हो गई कुशीनगर में। इसको ध्यान रखना है। ज्ञान जो प्राप्त हुआ था सब, यानी ज्ञान को कहते हैं संबोधि, यानी ज्ञान प्राप्त की जो घटना थी उसको बोलते हैं संबोधि। नेक्स्ट है गृह त्याग की जो घटना होती है उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रम, यानी जो गृह त्याग, जो गृह त्याग कर दिया था उसकी घटना कहते हैं महाविनिष्क्रम। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी प्रथम जो उपदेश को कहते हैं वो कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी प्रथम उपदेश की जो घटना थी वो उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। पाली भाषा, यानी बौद्धिक ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो सब पाली भाषा में लिखे गए। ध्यान रखना आपको कि बौद्धिक ग्रंथ जितने भी लिखे हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, 16 जनपद और जातक कथाओं का पूर्व जीवन से इनका संबंध है, यानी जातक कथाएं भी इसी में थी। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का निर्माण किया गया या 16 जनपदों का विस्तार में बताया गया है। वो है 16 जनपद कहाँ? गुप्त काल में, उसको बाद डिसाइड करेंगे। और वो 16 जनपदों का है, वो आ गया जातक कथाएं और पूर्व जीवन से रिलेटेड। तो आप इन पॉइंटों को फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ूं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने बता दिया इससे पहले तो जो शुरू हुए थे तो हम उसको देखते हैं। तो बौद्धम जो सबसे पहले विनय पिटक और सुध पिटक और आदि धमधम, तो इसको आप कैसे ध्यान रखना है कि विनय नाम का एक लड़का था, वो बहुत सोता और क्या हुआ? आदि धमधम, यानी बहुत पिटा, यानी विनय नाम का लड़का था और बहुत सोता, और बहुत सोतने के बाद में आवाज कैसे आई? धमधम। तो इसको भी आपको याद रखना है कि विनय नाम का लड़का था, वो बहुत पिटा और आवाज कैसे आई? यानी 3 ग्रंथ उसमें बताए गए, विनय, सुध और आदि धमधम। तो इसको आपको ध्यान रखना है, विनय, सुध और आदि धमधम। तो नेक्स्ट पॉइंट है सुध पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत उपदेशों में गिना जाता है, यानी सुध पिटक है उसको बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में गिना जाता है। और आदि धमधम पिटक प्रश्नोत्तर को बताता है, यानी अधिक जो यानी कि ये वाला है अधिगम वो क्या बताता है? प्रश्नोत्तरों को बताता है। नेक्स्ट है बौद्ध संगति। तो बौद्ध संगति कभी थी? सबसे पहले वो थी 483 ईसा पूर्व में, यानी सप्तपड़े गुफा, यानी बिहार में। बिहार से बोलते हैं बिहार, ये बिहार। तो ये हुई थी सप्तपड़े गुफा में प्रथम बौद्ध संगति, वो हुई थी बिहार। और इसके जो सबसे पहले वो किसके समय में हुई थी? वो हुई थी अजात शत्रु के समय में। और अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसको नेक्स्ट देखते हैं। इनमें सबसे पहले कौन कौन से दार्शनिक आए थे? किन दार्शनिक आए थे? शांत जो था वो कपिल ने दिया था। योग आपको पता ही है, पतंजलि ने दिया था। वैश्विक जो है वो प्राण ने, और न्याय गौतम ने। तो इनको आपको ध्यान रखना है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा बादरायण ने। तो इनको ध्यान रखना है कि बादरायण ने क्या दिया था? उत्तर मीमांसा। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध द्वितीय बौद्ध संगति। तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी हमारी 383 चुल्लबाग, यानी कि 383 चुल्लबाग। और ये कहाँ हुई थी? बिहार में वैशाली, यानी बिहार में वैशाली। और इसके समय में जो वहां का शासन था वो किसके अंडर में था? उस समय किंग कौन था, यानी राजा कौन था? वो था कालाशोक। और कालाशोक कोई सुसनाम वंश का ही कहा जाता है, यानी सबसे पहले जो वहां का कह सकते राजा बना था वो कौन बना था? कालाशोक। और वहां का अध्यक्ष था वो कौन था? साबक मीर। इसको आपको ध्यान रखना कि वहां का अध्यक्ष कौन था? साबक मीर। इसको भी आपको पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में, यह हुई थी मगध मौर्य के समय में। तृतीय पाटलिपुत्र यानी तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? हुई थी हमारी मगध मौर्य वंश के समय में, मोगलीपुत्र के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगति हमारी हुई थी कुंडलवन, यानी कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति आपको ध्यान रखना है वो किसके समय में हुई थी? कुंडलवन। कनिष्क पुराण वसुमित्र, यानी कि जो उसके अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। और वहां का जो किंग था, राजा था, वो कौन था? कनिष्क, यानी कि कुषाण। आपको
आपको इसको ध्यान रखना है। और चतुर्थ गौत संगति दो डिवाइड हो गई थी, दो विभाजनों में डिवाइड हो गई, हीनान और महायान दो वर्गों में बढ़ गई थी, जिसको बोला हीनान और महायान। अब नेक्स्ट आते हैं कौन कौन से जिले किस किस राजधानियां बनी। तो सबसे पहले काशी बनी वाराणसी की, आपको इसको देखना ध्यान रखना है कि काशी किसकी बनी थी, कैपिटल राजधानी तो बनी थी वाराणसी की। कौशल, श्रावस्ती, अन्य, चंपा, मगध, गिरिब्रज और बज्जी, मिथिला, मल्ल, कुशीनगर, चेदी, जो चेदी बनी थी वो बनी थी सुक्तिमती, यानी जो चेदी थी सुक्तिमती, सूरसेन जो बने थे मथुरा, कुरु, इंद्रप्रस्थ, गांधार, तक्षशिला। इन जो मैंने आपको बताई है, मैं बता रहा हूँ, सीटेट में जो आया था सबसे पहले ये पूछा जाता है चंपा, मगध, गिरिब्रज और बज्जी और ये सूरसेन। ये सीटेट के एग्जाम में, जो सीटेट एग्जाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे बोलते हैं, तो वो इसमें पूछा जा चुका है। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आता हूँ किस पे, फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट पे, जिसको हम कहते हैं अपने महावीर स्वामी। तो जितना मैंने पढ़ा दिया, अगर बेसिकली आप किसी कोचिंग में जाओगे तो वो आपको कम से कम एक हफ्ते में पढ़ाएगा, मगर मैंने आपको कम से कम 20 या 25 मिनट में पूरा फिनिश कर दिया। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए और बेसिकली हम पढ़ेंगे फिर आगे किस पे आएंगे, हमारे आएंगे महावीर स्वामी में। तो फटाफट इन पॉइंटों को आप नोट करिए, बेसिकली फिर मैं आगे बढ़ूं, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो महावीर स्वामी जो महान गौतम बुद्ध को हमने पढ़ लिया था, इसके बाद में हम शुरू कर रहे हैं महावीर स्वामी। तो इसके बारे में आपको देखना है। तो सबसे पहले जो उनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में बज्जी संघ थे, यानी कि उनका जन्म हुआ था, बहुत हुआ था, वो कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये थे 24वें तीर्थंकर, यानी कि वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। और इसको ध्यान रखना है आपको, जो पहले है वो अपने कौन है, ऋषभदेव। तो पहले उनको माना जाता है ऋषभदेव को, और 24वें कौन है, महावीर स्वामी। इसको आपको ध्यान रखना है। वैशाली के बज्जी संघ के थे, 599 ईसा पूर्व, यानी कि जो इनका जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो इनकी माता थी वो कृष्णा और इनके जो फादर थे यानी पिता थे वो थे सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, इन्होंने क्या करा था, खोज, यानी खोज किसकी करी थी, सत्य की, यानी कि इन्होंने ट्रुथ यानी डिस्कवरी करी थी। तो उसकी आप उसको ध्यान रखना, खोज किसके लिए प्रसिद्ध है, वो सत्य के लिए। 30 वर्ष की आयु में ये क्या हो गया, सन्यासी बन गए, यानी इन्होंने घर त्याग दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता, सीटेट में अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी आयु में इन्होंने घर त्याग किया था। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या करा, गृह त्याग दिया। और 12 वर्ष की गहन अध्ययन तपस्या के बाद इनको जाम्बिक ग्राम के निकट, पालिका निकट नदी के तट पर इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लें कि 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद इनको जाम्बिक ग्राम निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें। 72 वर्ष की 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की डेथ हो गई पावापुरी में। इसको ध्यान रखना है कि यानी कि गौतम बुद्ध ने उनकी कब हुई थी, उनकी हुई थी 80 वर्ष में, और इनकी कब हो गई, 72 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई। वो कहाँ हुई थी, पावापुरी। और इससे पहले आपको मैंने बता दिया था जो उनकी हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में, और ये हुई हमारी पावापुरी। मतलब ये वो किसकी हुई, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, महावीर स्वामी की पावापुरी में, और गौतम बुद्ध की कहाँ हुई थी, वो हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध, यानी कि उसमें हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, और उसमें हम पढ़ेंगे जैन संगति। तो प्रथम जैन संगति हुई थी 322 से लेकर 298 तक, और पाटलिपुत्र सूर्यभद्र इसके क्या थे, अध्यक्ष सूर्यभद्र इसके थे अध्यक्ष। आपको इसको ध्यान रखना है, जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्थूलभद्र। और किसके समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये सेकंड जो है वो है धर्म ग्रंथों का संकलन, यानी कि जो सेकंड जैन संगति हुई थी उसमें हुआ था धर्म ग्रंथों का संकलन। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो इन्होंने सारे अपने ग्रंथ लिखे हैं वो लिखे हैं प्राकृत भाषा में। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, यानी कि गौतम बुद्ध उन्होंने किस में लिखे थे, पाली भाषा में। इसको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने वो अपने जितने भी ग्रंथ है वो किस में लिखे हैं, तो वो लिखे पाली में। और महावीर ने किस में लिखे हैं, वो लिखे हैं सब प्राकृत भाषा में। श्वेतांबर को क्या कहा जाता है, तो श्वेतांबर यानी कि जब द्वितीय जैन संगति हुई थी, उसके बाद में 2
डिवाइडेशन हो गया था, 2 गुट बन गए थे, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर। यानी श्वेतांबर बोलते हैं श्वेत वस्त्र को और दिगंबर बोलते हैं जो वस्त्र पहनते ही नहीं उनको। तो उनको यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर और दिगंबर यानी कि वस्त्र न पहनने वाले को दिगंबर। तो आ जाते हैं अब महाजनपद। अब शुरू होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाजनपद शुरू हो रहा है क्योंकि महाजनपद कितने में, मैंने अभी इससे पहले बताया था 16 में डिवाइड है, यानी 16 जिलों, यानी 16 उसकी कैपिटल थी। तो 16 महाजनपद शक्तिशाली मगध। इसमें जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। तो सबसे शक्तिशाली आपको ध्यान रखना है इसमें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको पकड़ के नहीं चलेंगे, कॉपी में नहीं बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे और वीडियो आप देखते रहेंगे और ऐसे ही बस लेटे लेटे सो जाएंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो कॉपी में लेके बैठे ताकि जितना भी मैंने आपको इसमें लिखवा दिया है वो आप अपनी कॉपी या डायरी में जिसमें भी नोट करते हुए चलें। क्योंकि अगर कहीं भी जाओगे तो आपको वो कम से जितना मैंने आपको बता दिया वो आपको 1 से 2 हफ्ते लेगा बताने में, मगर मैंने 20 से 25 मिनट में आपको पूरा जितना बता दिया वो बहुत फास्ट बताया है। तो आपको मेरे साथ बने रहना है, भागना नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ आप उठ के भाग लें, चाय पीने कॉफी पीने। तो आपको ये लिखते रहना अपनी कॉपी में। इसके बाद में बिंबिसार, जो बिंबिसार थे इसके बाद में आया कौन, जो मगध का सबसे शक्तिशाली अगर जो किंग था राजा था वो था बिंबिसार। तो बिंबिसार 544 से लेकर 452 ईसा में आया। इसकी राजधानी क्या थी, वो राजधानी थी गिरिग्रह यानी कि राजगिरह। इसको ध्यान रखना, सबसे शक्तिशाली जो मगध का किंग था वो उसको ध्यान रखना है, वो था बिंबिसार। ये पूछा जाता क्वेश्चन। और जो मगध था वो कौन सबसे, उसमें जो महाजनपद था वो कितने में डिवाइड है, उसमें है 16 महाजनपद। नेक्स्ट है हमारा बिंबिसार के बाद आ गया अजातशत्रु। यानी कि बिंबिसार के बाद कौन आया, अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु ने बिंबिसार की डेथ कर दी, हत्या कर दी। किसके लिए, सिंहासन के लिए। यानी 492 से लेकर 460 तक। और उसने क्या अपना लिया, उसने अपना लिया बौद्ध धर्म। यानी अजातशत्रु ने अपना लिया बौद्ध धर्म। उसके बाद में अजातशत्रु लिच्छवी गणराज्य का क्या बन गया, यानी अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य को जीतकर किसका हिस्सा बना लिया, मगध का हिस्सा बना लिया। यानी अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य को जीतकर किसका हिस्सा बना लिया, अपने मगध का हिस्सा बना लिया। अपने मगध में भी उसको इंक्लूड कर लिया। तो आप उसको ध्यान रखना है कि उसमें मगध में भी इंक्लूड कर लिया। इसके बाद में कौन आ गया, हर एक वंश का अंतिम शासक वो कौन है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये टीईटी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे लास्ट हर एक वंश का लास्ट अंतिम शासक कौन था। तो आपको ध्यान रखना ये है उदयन। तो आपको ध्यान रखना है सबसे लास्ट अंतिम शासक कौन है हर एक वंश का, वो है उदयन। तो इन पॉइंट को फटाफट नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं करूँ फटाफट आगे, क्योंकि बेसिक अभी बहुत ज्यादा पढ़ाने को रह गया है। क्योंकि आप पॉइंटों को फटाफट नोट करिए, लगातार पढ़ते रहेंगे तो जल्दी फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो उदयन। तो इसको हमको ध्यान रखना है, जो यानी कि अजातशत्रु की डेथ करती वो किसने करती, वो करती हमारे उदयन साहब ने। यानी कि जो उदयन बन गया वो कौन बन गया, वो बन गया। अब किसकी बात हो रही है, बात हो रही है हरे पंथ की। तो इसमें ये इसने क्या करा, पाटलिपुत्र ने अपनी क्या कर दी, अपनी कैपिटल बना ली। और इसका श्रेय किसको जाता है, वो जाता है उदयन को। यानी कि उदयन ने क्या करा, पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बना ली। किसकी, अजातशत्रु की डेथ करके, यानी मृत्यु कर दी। हर एक वंश का सेनापति किसको बना लिया, वो बना लिया शिशुनाग को। शिशुनाग को क्या बना लिया गया, वो बना लिया हर एक वंश का सेनापति। और शिशुनाग वंश की जो यानी डिस्कवरी यानी इसको फाउंडेशन करा जाता है, कह सकते हैं। तो शिशुनाग को नाग वंश का संस्थापक भी बोला जा सकता है। तो मगध के सिंहासन यानी शिशुनाग वंश की स्थापना। अब आगे देखो वही पॉइंट कि मगध के सिंहासन और शिशुनाग वंश की स्थापना, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस वक्त का जो शासक था वो कौन था, वो था कालाशोक। यानी कालाशोक था वो इस वंश का शासक था। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसमें हुआ था, तो दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था इसी के समय में, और ये हुआ था वैशाली में। दूसरी बौद्ध सभा का जिससे पहले मैंने आपको लिखवाया है कि आयोजन हुआ था, तो वो हुआ था कालाशोक के समय में और ये हुआ था वैशाली में। नेक्स्ट वन है नाग दशक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। आपको ध्यान रखना है कि नाग दशक जो था वो था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे ध्यान रखना। नाग दशक ने क्या करा, नंद वंश का अंतिम संस्थापक था। जो नंद वंश का कह सकते हैं महापद्नंद संस्थापक था, उसने क्या कर दिया, उड़ीसा को जीता और नहरों का निर्माण करा। किसने करा था, महापद्नंद ने उड़ीसा को जीता था और नहरों का निर्माण करा था और नंद वंश का शासक बन गया।
वो कौन था सुतनाग वंश नाग वंश का, और ये है नंद वंश का। तो महापद नंद। अब इसके बाद में अंतिम शासक बना, वो बना घनानंद, यानी कि कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक कौन बन गया? घनानंद। घनानंद के बाद इसके शासन काल में तीर सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय में किया था? तो आपको ध्यान रखना है, घनानंद के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आप उसको अपने कॉपी में जरूर पॉइंट नोट करें कि घनानंद के समय में किसको यानी किसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? तो किया था घनानंद के समय में। अब आते हैं सिकंदर। तो सिकंदर क्या था? मकदूनिया के 326 ईसा पूर्व में फिलिप के राजा, यानी फिलिप का पुत्र था। फिलिप का जो किंग था मकदूनिया के किंग फिलिप, उसका पुत्र था कौन? सिकंदर। तो ईसा को ध्यान रखना, ये डेट बहुत पूछी जाती। 326 में कितनी डेट है इसकी? 326। सिंधु नदी पार तक्षशिला, और उसने क्या करा? सिंधु नदी पार तक्षशिला को पार कर लिया, यानी कि ये है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को पार कर लिया और तक्षशिला पर चढ़ाई कर दी। इसके बाद में पहुंच गया राजा, पंजाब के राजा कौन है? वो पंजाब के राजा पारस से हाइड्रोस्फीरिक झेलम की नदी पर क्या कर लिया? गौर यानी युद्ध कर लिया, और उस युद्ध का नाम दे दिया हाइड्रोस्फीरिक, जिसको बोलते हैं बिस्तदा का युद्ध, यानी कि बिस्ता का वॉर जो झेलम नदी के तट पर हुआ था, वो करा था सिकंदर ने पोरस के साथ। और ये पोरस कहाँ का था? पंजाब का किंग था। और सिकंदर मकदूनिया के पुत्र फिलिप का पुत्र था। मकदूनिया के फिलिप का पुत्र था। और झेलम नदी पर क्या हुआ था? वॉर हुआ था, और जिसमें पोरस हार गए थे, और इसको नाम दे दिया वॉर का हाइड्रोस्फीरिक। और ये कहाँ पर हुआ था? सिंध नदी के तट पर। आपको ध्यान रखना है। नवंबर 326 में झेलम नदी की वापसी करके सिकंदर ने भारत छोड़ दिया, यानी क्या करा? नवंबर 326 में झेलम नदी पार कर 323 ईसा में मर गया। आपके इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि 323 ईसा में जब यानी कि सिकंदर चला गया तो उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। और इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से नोट कर लेना है कि जो मैं बता रहा हूँ 326 में क्या करा था? 326 में झेलम नदी की वापसी करके पहले इसके क्या हुआ? पहले वो आया था 326 में, फिर क्या करी? वापसी करी, किसको हराया? 2-3 पॉइंट बन गए। सबसे पहले पॉइंट बन गया कि सबसे पहले ये किसका पुत्र था? तो आपको ध्यान रखना है, ये मकदूनिया के किसका? फिलिप का पुत्र था। दूसरा क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि ये किसको हराया था? तो इसने हराया था पंजाबी किंग पोरस को। और ये कौन सी नदी के तट पर हुआ? तो ये नदी के तट पर हुआ, सिंध नदी के तट पर। और कौन हारा? पोरस हारा। और ये जो उसको वॉर यानी युद्ध का नाम दे दिया, वो दे दिया हाइड्रोस्फीरिक। और हाइड्रोस्फीरिक को क्या कहा जाता है? बिस्ता का युद्ध। और बिस्ता के बाद में 326 ईसा पूर्व को क्या हुआ? वापस चला गया। और 326 ईसा पूर्व के बाद 323 ईसा में उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो किसके पॉइंट बहुत सारे बन गए, कम से कम 10 क्वेश्चन आपके हो गए। इतने में ही मैंने बता दिया 10 क्वेश्चन। तो कॉपी में अच्छे से बना लेना। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो जल्दी से फटाफट नोट करना है, क्योंकि बहुत सारा अभी पढ़ाने में रह गया है। तो ये जितनी भी और वीडियो भी देख सकते हैं आप वहां से जाकर। तो फटाफट नोट करिए, फिर बाकी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट करके। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना है। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं। अब इसमें शुरू करते हैं मौर्य वंश। तो इसमें आपको मौर्य वंश को ध्यान रखना है। तो मौर्य वंश सबसे पहले शुरू होता है, तो वो हो रहा है चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर, और इसका जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। तो घनानंद की डेथ करके कौन बन गया? घनानंद की डेथ करके बन गया मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ये बन गया 25 वर्ष की आयु में। और इसका जो सलाहकार आपको सबको पता है कि इसके सलाहकार कौन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सेल्यूकस ने बेटा किसको पराजित कर दिया? किसने पराजित कर दिया? तो सेल्यूकस को पराजित कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर भेजा किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो आपको ध्यान रखना है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज ने अपनी एक बुक लिखी है, वो लिखी इंडिका। तो आपको ध्यान रखना है, वो इंडिका बुक लिखी है किसने? मेगास्थनीज ने। और किसकी डेथ करके राजवंश में मौर्य वंश का संस्थापन करा था? वो कराया था घनानंद को चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चंद्रगुप्त के बाद आ गए बिंदुसार। बिंदुसार किसके पुत्र थे? वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के। बिंदुसार ने मगध साम्राज्य को जीत लिया, यानी मगध साम्राज्य को किसने जीता? बिंदुसार ने। यूनानी शासक एंटोनियो प्रथम, यानी जो इसके बिंदुसार के समय में आए थे, वो आए थे यूनानी शासक एंटोनियस। इसके बाद में डाइमेकस नामक बिंदुसार के दरबार में भी आया था। और उसने क्या करा था? ये था राजदूत। कौन था? राजदूत। और मिस्र नरेश थियोडोरस और टॉलेमी द्वितीय और नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भी आए थे, यानी कि ये भी लोग दरबार में आए थे। और ये
यूलिबस, यूमेकस और बिंदुसार के दरबार में ये 3 लोग और इंक्लूड होकर आए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसकी मृत्यु जो हो गई थी वो हो गई थी 273 में, यानी कि इसकी बात चल रही है बिंदुसार की। तो बिंदुसार के बाद अब आगे कौन? अशोक। मृत्यु कब हो गई थी? 227 ईसा में। तो उसको आपको ध्यान रखिए 227 में किसकी डेथ हो गई थी। अब इसके बाद में आते हैं अशोक। अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र, वो था बिंबिसार और ये है बिंदुसार। तो आपको ध्यान रखना है बिंदुसार और बिंबिसार, इस पॉइंट को भूलना नहीं है। तो इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है, जो यानी कि अशोक बिंदुसार का कौन था पुत्र था, इसको भूलना नहीं है। इसके बाद में 273 ईसा में कौन बैठ गया था सिंहासन पर? यानी कि बैठ गया था अशोक। अशोक का पुत्र बिंबिसार। तो आते हैं अशोक का जो राज्य अभिषेक था वो था 269 ईसा में हुआ। तो अशोक का राज्य आपको ध्यान रखना है राज्य कब हुआ था? तो 269 ईसा में। और इसने क्या करा? अशोक ने कलिंग को जीत लिया। कलिंग कहाँ? उड़ीसा में। तो आपको ध्यान रखना है कलिंग को कहाँ जीता? तो वो जीत लिया अशोक ने कलिंग को। बौद्ध स्वीकार कर लिया, यानी कि किसने बौद्ध स्वीकार कर लिया? तो कर लिया था अशोक ने बौद्ध स्वीकार। 1837 ईसा में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो शिलालेख बनवाए थे, किसने? अशोक ने। और आपको पता है कि अशोक का चिन्ह कितना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो इंडिया के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, तो उसने अशोक ने अपने शिलालेख पर 1837 में सबसे पहले जो शिलालेख पर ये जो अपने पहचान चिन्ह बनवाए थे, तो वो 1837 में बनवाए थे। उनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और उनको कोई भी नहीं पढ़ सकता था। नेक्स्ट सांची स्तूप किसने बनवाया? बहुत पूछा जाता है कि सांची स्तूप किसने बनवाया, सांची स्तूप किसने बनवाया? तो वो बनवाया है अशोक ने। तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो उसको आपको ध्यान रखना है। बौद्ध यानी ये बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो उसको आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। शुंग वंश आते हैं। शुंग वंश तो बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमति शुंग बैठ गए, यानी शुंग वंश में सबसे पहले बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग बैठ गए, यानी बृहद्रथ। लास्ट जो शासक था वो कौन था? मैंने बताया था मौर्य वंश का बृहद्रथ। बृहद्रथ के बाद अब शुंग वंश की हत्या करने के बाद में पुष्यमति शुंग उसके कहाँ बैठ गए? राजगद्दी पर, शुंग वंश पे। यानी उनके जो सेनापति था डेथ करने के बाद में कहाँ बैठ गए? उसकी गद्दी पर। शुंग वंश काल का भागवत धर्म वासुदेव और विष्णु के उपासक को माना जाता है, यानी इसके भागवत धर्म को विष्णु और वासुदेव के उपासक को माना जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा कर्ण वंश। तो कर्ण वंश को आपको ध्यान रखना है। शुंग वंश की हत्या अंतिम देवभूत ने की थी, यानी कि जो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या किसने की थी? वो की थी वो शुंग देवभूत ने की। तो आपको ध्यान रखना है, तो शुंग वंश जो कर्ण वंश का शासक था। अब आते हैं कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। तो सुशर्मा कौन था? कर्ण वंश का अंतिम शासक। तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में शुंग को सातवाहन की स्थापना की गई, यानी कि सातवाहन की स्थापना की गई। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि हटाकर शुंग को सातवाहन की स्थापना की गई। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको समझना है, ध्यान रखकर समझना है कि हटाकर शुंग को सातवाहन की स्थापना की गई। तो आप इस पॉइंट को नोट कर ले फटाफट। इसके बाद में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, क्योंकि ये भी पढ़ना बहुत बाकी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं जो हमारा शुरू हुआ सातवाहन वंश। तो उसको देखते हैं सातवाहन वंश में क्या है। जो सातवाहन वंश है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी, यानी जो सातवाहन वंश है वो किसके पुत्र? तो वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, यानी सातवाहन वंश में सबसे पहले गौतमीपुत्र सतकर्णी के नाम आया। उसके बाद में 106 ईसा पूर्व में 103 सातवाहन का शासक बन गया, यानी 106 ईसा पूर्व में सातवाहन का शासक कौन बन गया? वो बन गया गौतमी, यानी कि इसको बोलते हैं हम सतकर्णी, यानी सातवाहन। यज्ञश्री सतकर्णी वंश का अंतिम शासक बन गया, यानी यज्ञश्री जो था वो अंतिम वंश का शासक बन गया। इसको भी आपको ध्यान रखना। तांबे और शीशे के सिक्के चलाए थे और कांसे के, तांबे शीशे और कांसे के सिक्के चलाए थे किस वंश में? सातवाहन वंश में। गाथा 27 सही, ये जीवनी है किस वंश की? यह सातवाहन की गाथा सब 27। तो उसको आपको ध्यान रखना, जीवनी भी है। और शक वंश, जो शक वंश है वो यवन के पश्चात भारत दमन प्रथम, यानी इसको भी आपको ध्यान देना है कि यवन के पश्चात भारत दमन प्रथम 130 और 150 ईसा में आए थे। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखें कि यवन के पश्चात भारत
रुद्रदामन प्रथम 130 और 150 ईसा में आए थे। इसको आप भूले नहीं, ध्यान रखना है। इसको आगे आते वल्लभ वंश से ये पतियाई लोगों के अधिमत भारत साहित्य के इन्हें क्या कहा गया, प्रसिद्ध गोंदोपनिष। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं आता जो मैंने सब बताया ये बहुत ज्यादा आता है। ये सब तांबे के सिक्के जो चलाए थे वो सात बांधने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सात बांधने क्या चलाया है, तांबे के सिक्के, शीशे के सिक्के। तो उसको आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है, इन पॉइंटों को नोट भी करते हुए जाना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुषाण वंश। तो कुषाण वंश को देखते हैं। कुषाण वंश में क्या 72 यानी कुषाण वंश कनिष्क, यानी इसमें क्या आया था कुषाण वंश में जो इसका सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था कनिष्क। और इसने क्या चलाया था, वो चलाया था 78 में शक संवत। तो उसको ध्यान रखना, 78 में क्या चलाया था, शक संवत। और कनिष्क कौन था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बताए जाते हैं। कश्मीर में कुंडलवन, वसुमित्र और चतुर्थ बौद्ध संधि इसी के समय में हुई थी। किसके समय में, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संधि हुई थी। किसकी अध्यक्षता में, वसुमित्र की अध्यक्षता में। विद्वान अशुतोष और दानार्जन, वसुमित्र और ये चरक सब क्या है, ये सब है इसके, यानी कि जो फिलोसफर या दार्शनिक या कवि भी कह सकते हैं। तो इसके दरबार में वो रहते थे। आप पॉइंटों को नोट भी कर सकते हैं। कामसूत्र जो है वो कामसूत्र बादशाह की बहुत ज्यादा फेमस रचना है। तो उसको ध्यान रखना, कामसूत्र जो है वो बादशाह की फेमस रचना है। इस पॉइंट को भी आपको भूलना नहीं है। बाकी सारे पॉइंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन पॉइंटों को फटाफट नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे उनके साथ। और जितने भी हैं कोई भी लगातार आपको पार्ट जो है वो मिलते रहेंगे। तो ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताया आप फटाफट नोट कर लीजिए।